हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आपके एलपी की जो सीरीज चल रही थी टेस्ट वाले, उसमें 4 मॉक हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलग से मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है। अगर जिसने पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो आज मैं लेकर आ गया आपके सामने एक धमाकेदार मॉक मॉक नंबर 5, जो कि होने वाला है टेक्स्ट बुक का। ठीक है दोस्तों, कल आपके ऑफिशियल मॉक भी आरआरबी ने डाल दिया है। उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेपरेट करके सेक्शन वाइज डाला गया है, तो मिक्स क्वेश्चन आया, बिल्कुल ऐसा ही मॉक आया है। थोड़ा सा सब्जेक्ट का वेटेज ऊपर नीचे हुआ है, उसकी टेंशन मत लो, वो नहीं होगा, क्योंकि मॉक है वो, तो मॉक में वैसे डाल देते हैं। ठीक है, तो उसी की टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो आपको जैसा बताया गया है नोटिफिकेशन में, वैसा ही होने वाला है। तो चलो, टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट करूंगा नहीं, शुरू करते हैं मॉक नंबर 5। इससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो वहां पर जुड़ सकते हो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। अगर कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, आपका इशू सोल्व कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कमेंट कर दिया करो। ठीक है। तो चलो, मॉक नंबर 5 शुरू करते हैं। आज लेंगे हम ब्लैक कलर। यूपीआई के माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए आईआरडीए द्वारा शुरू की गई नई भुगतान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है बीमा एएसबीए। क्या है? बीमा एएसबीए। ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, 10 संख्याओं का माध्य 6 है, बाद में पता चला कि गलती से सही संख्या के स्थान पर 9 पढ़ लिया गया था, इसलिए सही संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि सही माध्य 7 था। मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। इनकी 7 टोटल मतलब संख्याओं का जोड़ टोटल 60 आ गया। एक्चुअल में कोई संख्या थी एक्स, कोई संख्या एक्स थी, उसकी जगह क्या पढ़ लिया गया था? 9 पढ़ लिया गया था। समझो। लेकिन मेरा जो माध्य है ना, वो सही माध्य एक्चुअल में 10 × 7 होना चाहिए था, इनकी 70 होना चाहिए था। 70 में से 9 पढ़ा गया ना किसी भी संख्या की जगह, इस वजह से मेरा क्या हो गया? 60। इनकी मेरा जो जो 10 का डिफरेंस आया ना, वो किसकी वजह से आया? मैंने कोई भी संख्या की जगह 9 पढ़ लिया था, इसकी वजह से क्या आया? 10 का डिफरेंस। तो मेरा वो संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। 19। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो एक चीज सोच सकते हो आप लोग कि मान लो भाई 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 6 है। माध्य मतलब एवरेज ही मान के चलिए। और पहले कितना होता? 70। 60 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये जो 10 कम हुआ किसकी वजह से हुआ? 19 की जगह मैंने 9 पढ़ लिया था। इनके जो 10 का डिफरेंस आया वो 19 की जगह 9 पढ़ने की वजह से आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कार लाल है। सभी कार क्या है भाई? लाल। कोई भी नीला लाल नहीं है, कोई भी नीला लाल नहीं है। ये कह रहा है कोई भी कार नीली नहीं है। क्या बोल रहा है? कोई भी कार नीली नहीं है। बिल्कुल। जो ये लाल के अंदर जो हिस्सा आ गया कार का, वो नीला हो ही नहीं सकता, ये बात सही है। कुछ कार लाल है, कुछ लाल कार है, बिल्कुल। ये लाल का जो ये कार वाला हिस्सा है वो। तो कौन से दोनों अनुसरण करेंगे? दोनों निष्कर्ष। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो ये कहाँ होता है बताओ? गुरुत्वीय त्वरण शून्य कहाँ होता है? समुद्री तल पर नहीं, ध्रुवों पर नहीं, भूमध्य रेखा पर नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। किस पर? पृथ्वी के केंद्र पर। एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वर्त में केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठी है। 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां। वो क्या है? केंद्र के सम्मुख बैठी है भाई। ठीक है।
परगति, परगति क्या है ना, कीर्ति के निकटतम बाएं बैठी है। कीर्ति यहां बैठी होगी, तभी प्रगति यहां बैठी है, ठीक है मान लिया। काव्या, प्रगति और वैशाली, काव्या, प्रगति और वैशाली दोनों की निकटतम पड़ोसी, यानी कि दोनों के बीच में होगी तभी तो निकटतम पड़ोसी होगी। अगर मैं काव्या को यहां रख नहीं सकता तो मुझे काव्या मजबूरी में कहां रखनी पड़ेगी, यहां रखनी पड़ेगी, तभी ये क्या बनेगी, वैशाली और प्रगति की क्या बनेगी, निकटतम पड़ोसी। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी इस लाइन का मतलब। मेघना, कीर्ति और वसंता दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तो फिर क्या आएगा, यहाँ मेघना आएगा तभी तो यहाँ वसंता आएगा, तभी तो ये वसंता और कीर्ति की पड़ोसी होगी मेघना। इसने पूछा गया वैशाली का निकटतम बाय कौन बैठा है, वैशाली का निकटतम बाय कौन बैठा है, वसंता। पांचवें में बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मैती में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखना, वो है भुवनेश कुमार, जो UIDAI के CEO का पद भुवनेश कुमार ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट, एक ट्रेन 288 किलोमीटर की दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, फिर 252 किलोमीटर की दूरी 126 घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी दूरी के लिए ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या ये बात आप लोगों को पता है, सर बिल्कुल पता है। अब देखो, दो ये बोल रहा है एक ट्रेन 288 किलोमीटर कितने की स्पीड से चली, 96 से। भाई टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे निकालते हैं। डिस्टेंस कितनी है 288 और स्पीड कितनी 96, तो 288 में 96 का भाग दोगे तो क्या 3 आवर नहीं मिल जाएगा, 3 आवर, तो यहां से मुझे 3 आवर मिल गया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, ये क्या कह रहा है 252 किलोमीटर 126 की स्पीड से चलेगा तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ 2 आवर मिल गया। मुझे टोटल टाइम क्या मिल गया, टोटल टाइम 3 + 2 यानी कि 5 घंटे मिल गए। टोटल डिस्टेंस कितनी है 288 + 252। अब जोड़ोगे कैसे, 200 200 जोड़ लो 400 हो गए, फिर 88 में 52 जोड़ लो 140 हो गया, यानी कि 540। क्या हो गया 540। 540 में 5 का भाग दोगे तो कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। इजी सवाल। नेक्स्ट, यदि x + 1/x = 10 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। भाई x + 1/x बराबर अगर a है तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है, a² - 2। क्या ये बात सबको पता है, बिल्कुल सर पता है। अब मैंने एक चीज देखी, मैंने सबसे पहले ऑप्शन पर मेरी नजर गई, ऑप्शन पर मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं इसको x² + 1/x² करूंगा तो 100 - 2 यानी कि 98 आ जाएगा, 98। अब बहुत से लोगों को 98 का स्क्वायर नहीं पता होगा, 9604 होता है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये 8 का स्क्वायर तो पता है ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है, सबको पता है। अब 64 होता है, अब मैं 64 में से 2 घटाना पड़ेगा मुझे, यानी कि पीछे 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, पीछे 2 आएगा, पीछे 2, ये आंसर हो गया। भाई जो पीछे 2 किस में, एक ही संख्या में। अब एक काम करो, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 ऐसे भी निकाल लो -2 करके, तो कितना होगा 9602। क्या बात समझ में आ गया आप लोगों को। भाई इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, इनकी पीछे वाली संख्या 2 थी, आपको ज्यादा देखो सीधा कैसे कर सकते थे, 10 का स्क्वायर -2 98, 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मतलब पीछे 4 आएगा उसमें से 2 घटा दो, इनके पीछे 2 आएगा, पीछे 2। कॉफी और चाय के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। एक परिवार द्वारा उपभोगी
की गई मात्रा का अनुपात 4:7 है। कॉफी और चाय पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई देखो, मैं व्यय कैसे निकालूंगा, एक्सपेंडिचर कैसे, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, ऐसे निकालते हो ना? बिल्कुल सर, ऐसे निकालते हैं। भाई प्राइस कितनी है, एक तरफ 3 है और एक तरफ 4 है। क्या बात समझ में आ गई? और 3 जो प्राइस है उससे 4 4 उपभोग किया जा रहा है, तो 3 इंटू 4, और 4 से कितना किया जा रहा है, 7। तो क्या 12:28 नहीं आ गया? 4 से काट दो, 3:7 मेरा आंसर आ जाएगा। कॉफी और चाय का ही पूछा है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आप लोगों को। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे? कौन सा चलाएंगे बताओ? ये चलाएंगे स्वयं सिद्ध 4। कौन सा? स्वयं सिद्ध 4। नेक्स्ट, परमाणु अभिक्रिया में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवर्ती विकिरणों जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है बताओ? कैंसर को, जो कैंसर कोशिकाएं उनको नष्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सबको पता है, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। उसके लिए गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। भाई कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब सर आप बोलते हो कि हमेशा एज वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करो, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करें? मैं पहले डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं, फिर बेसिक बताऊंगा। मैंने क्या बोला कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है। ठीक है भाई, 10 अधिक है। अब देखो, यानी कि ए की आयु 7 का मल्टीप्लाई होगी, जो भी आएगा 10 घटाने के बाद, जो सी की वर्तमान आयु में से 10 घटा दोगे तो क्या वो 7 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 59 में 10 घटा दोगे 49, 7 का मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। 56 में से 10 घटाओगे 46, ये नहीं हो सकता। 45 में से 10 घटाओगे 35 हो सकता है, और 52 में से 10 घटाओगे 42 हो सकता है। इनकी मेरा एक ऑप्शन खत्म। सर हमें तो आंसर नहीं मिला। मैंने क्या बोला, अगर नहीं मिला है तो दूसरी लाइन भी पढ़ो। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाना चाहिए। अगर मैं वर्तमान आयु में अगर 6 जोड़ दूंगा तो वो 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या 49 में 6 जोड़ूंगा 55, 8 का मल्टीप्लाई है ये, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ। 35 में 8 जोड़ूंगा 43 नहीं। 42 में सॉरी 35 में 6 जोड़ूंगा तो 41 नहीं होगा। तो 42 में 6 जोड़ूंगा 48, 8 का मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। तो ये डी मेरा आंसर हो गया। ये हो गया बाय ऑप्शन आपका। ये समझाने के लिए टाइम लगा है, आप लोगों को वहां टाइम नहीं लगा। लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन की जगह आप क्या कर सकते हो, मैंने कल ही इसका तरीका बताया। 7:8 ले लो, 8:9 ले लो, ये ए और बी का रेशो आ गया। इन दोनों को सेम बना लो, एक एक डिफरेंस सेम है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो एक, और इनकी एज का डिफरेंस 6 वर्ष के बाद का। तो एक का मान 6 हो गया, तो 7 का मान 42। ए की वर्तमान एज 42 आ गई, तो सी की वर्तमान एज 42 + 10 खत्म, 52। 5-10 सेकंड का सवाल हो गया था आप लोगों के सामने। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है इसने पूछा। तो P इंटू, देखो इनको नहीं पढ़ना, सबसे पहले सीधा सोल्व कर लेना है। P इंटू क्यू का मतलब, इंटू का मतलब क्या है? P पिता है किसका? Q का, बिल्कुल। Q इंटू आर का मतलब Q पिता है R का, प्लस का मतलब R भाई है D का, भाग का मतलब D पुत्र है किसका? S का। अब एक बात बताओ, ये इसका भाई है तो इसकी माई होगी, तभी तो ये इसका पुत्र बनेगा। S माँ हो गई, ठीक है। माइनस बी का मतलब क्या है? एस माता है किसकी? बी की, यानी कि इन
इन दोनों में से कोई बहन भाई रहे ही होंगे, तभी बी की माता बनेगी, लेकिन पता नहीं है कि भाई है या बहन है, तो छोड़ दो इसको। अब पूछो कौन सा कथन सही है। आर बी का भाई है, आर बी का भाई है, बिल्कुल सही है, देखो आर बी का भाई है। क्यू बी का पिता है, क्यू बी का पिता, ये भी सही हो गया। पी बी की माता का पिता है, पी बी की माता का पिता है, गलत बात हो गई, ये तो पापा का पापा है। आर पी के पुत्र का पुत्र है, आर पी के पुत्र का पुत्र, देखो बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया। इसने सही नहीं पूछा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहुला बेहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है, बताओ कौन सा राज्य है वो बेहुला महोत्सव वाला। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ही होगा ना, हाँ, मध्य प्रदेश ही है शायद। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि बास्केटबॉल का पेंट करने की लागत 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक चीज बताओ भाई, पेंटिंग की कोई भी बास्केटबॉल कैसी होती है, गोल, इनकी गोले जैसी, बिल्कुल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल को ही मुझे पेंट करना है। देखो पेंटिंग लागत कैसे निकालते हैं, चलो बताओ। पेंटिंग लागत ऐसे निकालते, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 की जगह 4 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, और आर स्क्वायर की जगह 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है इनकी, 7 × 7 रख दिया। ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसने क्या किया है कि लागत क्या रही है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 को मैं 5/2 नहीं लिख सकता, 5/2 ढाई को 5/2 लिख सकता हूँ ना, तो 7 से 7 गया, 2 से 4 2 बार गया, तो कितना गया, 44 × 35, 35 चौक 170, सॉरी 35 चौक 140, तो 14 बच गया, तो 140 में 14 जोड़ा तो 154, इनकी 1540 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1540, ये रहा भी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, जब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर कितना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, सब लोगों को पता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने फॉर्मूला, एक मिनट। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यार क्या था, एक मिनट इसको बाद में करता हूँ, मैं भूल गया, फॉर्मूला भी याद आ जाएगा जहां तक मुझे याद है। 3 या 2 पाई r स्क्वायर था, शायद 3 पाई r स्क्वायर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर है शायद, इनकी 3 पाई r स्क्वायर है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना का, 1 पाई r स्क्वायर का, पाई r स्क्वायर का, तो पाई पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 और 21, 7 से 21 3 बार, तो 66 × 21, 21 21 कितना होता है भाई, 126, 12 बच गया, 126 138, इनकी 1386, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक भ्रूण के बाह्य त्वचा से विकसित होता है, बताओ। 17वां क्वेश्चन बताओ भाई। यह होती है तंत्रिका उत्तक, कौन सा तंत्रिका उत्तक, तो गोले के अर्ध गोले के जो क्षेत्रफल है ना, उसको मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है, उसके आप लोग टेंशन मत लीजिए। जब ये मॉक खत्म हो जाएगा ना, या
अभी मेरे को याद आ ही जाएगा जहां तक मुझे याद है। कौन से नंबर क्वेश्चन है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। एग्जाम में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक होता है, बताओ। कौन सा संयोजन बताओ। तो ये होता है पीला और नीला। पीला और नीला दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1378 से किस प्रकार संबंधित है और 19 200। मैंने एक चीज देखी, 13 में मैं अगर 78 में अगर 13 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा। अगर मैं 19 मतलब 228 में 19 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 12 बार। एक बात बताओ, अगर मैं 13 में से 6 कैसे ला रहा हूं कि -7 करके, अगर मैं इधर भी -7 कर दूंगा क्या 12 नहीं आ गया। इसी प्रकार अगर मैं -7 कर दूंगा 23 में -23 में से -7 इंटू जो भी संख्या आएगी, तो 23 में -16 इंटू 23। क्या ये बात समझ में आ गई। तो 23 संख्या 138, 13 बच गया 23, 300 मतलब 36, तो 368 मेरा आंसर हो गया, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कर्मचारी राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल और सोनू एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। बिल्कुल मैंने मान लिया कि 7 लोग हैं। 7 कर्मचारी गोलाकार मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मैंने बना दिया। अनिल, राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अभी इसने कंफर्मेशन नहीं बता रखी। ठीक है, नेक्स्ट, राम साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राम क्या है ना, साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मैंने मान लिया। राहुल, साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है राहुल। साहिल को अगर मैं राहुल को यहां लिखूंगा तो सोहन यहां जाए, यहां आना चाहिए, तो यहां तो राम बैठा है, तो मुझे यहां कौन लिखना पड़ेगा, राहुल, और सोहन यहां लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई। ये जो राहुल के बाएं से, अच्छा अभी तो ये लाइन बच गए, अनिल, राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी, तो अनिल यहां आएगा और कौन आएगा, यहां सोनू आ जाएगा। तो अब कौन बच गया बताओ। पहले अब पूछा क्या है, राहुल के बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा सोनू है, सोनू, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग प्रकार दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को, एक मिनट, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों का परस्पर मिलना क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है बताओ, दो अलग अलग कणों, ये कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है, विसरण। 21वें में क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी, विसरण नहीं कहलाता। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों का परस्पर मिलना विखंडन कहलाता है, विखंडन। क्या कहलाता है, विखंडन। एक मिनट, मैंने गूगल मारा तो इसका जो फॉर्मूला सही है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अर्धगोले का, कितना, 3πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², यही है, सही है वो फॉर्मूला। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है और किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत की रैंक भ्रष्टाचार में कौन सी रैंक है बताओ। सबको पता है 96, तो 93 वाला ऑप्शन खत्म। और डेनमार्क ने इसमें क्या है, टॉप किया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। भाई देखो गूगल मारा है, उसका फॉर्मूला, तो ये मत समझ लेना कि गूगल से सोल्व कर रहा हूं भाई, नहीं, वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों तक कोई गलत चीज नहीं चली जाए। दो पाइप ए और बी अलग अलग एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में भर सकता है, बी
30 मिनट में बन सकता है। एफिशिएंसी 60 ले लो, ये इसकी एफिशिएंसी, सॉरी एलसीएम 60 ले लो, एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी 2 आ गई। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगा? 3 + 2 5, 12 मिनट में। भाई दोनों की एफिशिएंसी 5 आ गए तो 60 को बनने में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट। नेक्स्ट, इसको तो हटा दो ना अब यार, इसका तो कर दो खत्म इसको, मार्क को रिव्यू क्यों रखना। निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए इनमें कौन से गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? सबसे पहले तो बाय ऑप्शन जाओगे आप। कैसे? प्लस और इंटू को बदलूंगा। अगर मैं प्लस इंटू को बदल सकता हूं, क्या बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं, क्योंकि 120 में 15 का भाग देता है। अगर मैं माइनस की जगह भाग कर दूंगा तो यहां भी भाग जाएगा, बिल्कुल। ये देखो, इंटू और भाग को बदल सकता हूँ, इंटू और माइनस सबको बदल सकता हूँ। अब तो मुझे कोई ऑप्शन से कोई हेल्प नहीं मिली, अब मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा। भाई 120 में समझना, अब हेल्प कहां से मिलेगी? तो हेल्प मिलेगी अभी, देखना कैसे मिलेगी। अगर मैं प्लस की जगह इंटू लिया हूं और इंटू की जगह प्लस लिया हूं, समझना 15 8 कितना होता है? 120। तो यहाँ 8 मिल जाएगा और 8 इंटू 60 करूंगा तो 480 मिल जाएगा। 480 से 135 में घटाऊंगा तो क्या 135 आएगा? नहीं आएगा। कितना भी घटा लो, 200 300 पीछे बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस। अब इसको यानी कि पहला ऑप्शन गलत। अब क्या करूं? अब क्या होगा? अब मेरे पास दूसरी लाइन 120, भाग की जगह में क्या कर दूं? -15 प्लस 60, माइनस की जगह भाग, 4 इंटू 2। भाई 120, ये तो अगर मैं 4 का इसमें भाग दूं 15 इंटू 30, यानी कि 120 माइनस 15 प्लस 30 हो जाएगा। 150 में 15 गया तो क्या 135? तो बिल्कुल मेरा बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। 5 डिब्बे 5 डिब्बों ABCDE को एक ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखा गया है, एक के ऊपर एक। सी के नीचे एक, केवल एक डिब्बा रखा गया है। सी के नीचे जो भी रखा होगा एक डिब्बा रखा होगा, इनकी बाकी सब ऊपर रखे होंगे। बिल्कुल सही है आपकी बात भी। डी और सी के बीच में 2 डिब्बे हैं, तो डी और सी के बीच में डी यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि नीचे रख नहीं सकता, क्योंकि नीचे एक ही डिब्बा रखा हुआ है। डिब्बा ई ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो डिब्बा ई यहाँ पे है। ओके। डिब्बे ए के ऊपर 2 डब्बे रखे हुए हैं, तो डिब्बे ए के ऊपर 2 डिब्बे। सबसे नीचे कौन सा डिब्बा रखा हुआ है बताओ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को पुनः, ओके। आई कितने पे था? 9 पे। 10 आई जे, ये 12। एक बार बताओ, प्लस 1 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 कर दूं? 12 3 15 15। देखो ये फिर बाद में प्लस 4 हो रहा है 19 करके, ठीक है सर। वाई कितने पे था? 25 पे, ये 24 पे, फिर ये 22 पे, फिर -3 करना पड़ेगा। -1 -2 -3, 22 में से -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 19। 19 पे कौन आता है? एस, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब नेक्स्ट देखो, एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, फिर ये 16 पे आता है, +2 +1 +2 तो +3, +3 पे कौन आएगा? 16 में +3 करूंगा तो 19 पे एस आएगा, एस। ये वाला मेरा डी आंसर। नेक्स्ट, लुक को 23 30 लिखा जाता है। मैं तो सीधा बोलता हूं कि सबसे पहले सीधा क्या करो, उनकी प्लेस वैल्यू लोगे, 12 15 15 और 11। क्या बात समझ में आ गई? इसको 23 30 कैसे लिखा जाएगा? 2 3 3 0, बिल्कुल। कैसे लिखा जाएगा सोचो? 2 + 1 नहीं, 5 + 1 नहीं होगा, 11 का उल्टा 15 15 नहीं होगा। एक चीज दिखी आप लोगों को, 12 + 11 कितना होता है? 23 23। 15 + 15 30। क्या यही चीज यहां हो रही है? 2 1 12 12, 2 और 12 कितना होता है? 14 14, बिल्कुल।
एक और 12 13, बिल्कुल। तो ये 8 5 12 16, 8 और 16 24, 5 और 12 17, 24 17, 24 17 ये रहा। अच्छा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है भाई। पेयजल आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विरंजक कौन सा है? ये विरंजक है क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। इनकी पेय आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग में क्या लिया जाता है भाई? क्लोरीन। क्लोरीन। कौन सा युग्म सही है? ओके। आयरन वृहद पोषक तत्व है? नहीं, आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि ये तो गलत हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम वृहद पोषक तत्व है, ये भी गलत हो गया। इसने क्या कर रखा है? उल्टा दे रखा है, देखो उल्टा। उल्टा। आयरन तो सूक्ष्म दे रखा है, सॉरी, आयरन आयरन सूक्ष्म होता है तो उसने वृहद दे रखा है, कैल्शियम वृहद होता है, इसने सूक्ष्म दे रखा है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसा क्वेश्चन आप ग्रुप डी की जब मॉक करवा रहे थे तब सेम क्वेश्चन इन्होंने मॉक में उसमें भी डाला था ये क्वेश्चन। टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? रिंग में। नेक्स्ट। दो बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, ओके। दोनों बिंदु एक वर्ष के एक ही हो रहे, ओके। एक बिंदु यहां, एक बिंदु, यानी कि एक लाइन है, एक लाइन। एक पेड़ है, एक पेड़ वृक्ष। इसे दो बिंदुओं को देखने पर 45 डिग्री का कोण बनता है, और एक पर कितना बनता है? 60 डिग्री का कोण। आप सब लोगों को एक चीज पता होगी, 45, सॉरी 45, 45 और 90, और 60, 30 और 90। 45 के सामने 1 होता है, 45 के सामने 1 होता है, तो 90 के सामने √2 होता है। इसके सामने अगर 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और इसके सामने 2 होता है। क्या बात सब लोगों को पता है? मैं क्या बोलता हूं कि अगर 60 के सामने मैं √3 रख दूं, पहले तो इसने इसकी दूरी दे रखी है 4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है सर, समझ में आ गया। 60 के सामने 3, √3 आ गया, तो 30 यहां 30 आएगा, तो 30 के सामने 1 आ जाएगा, 1। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ये क्या बोल रहा है? 45 के सामने √3 है, लेकिन ये कहता है कि 45 के सामने तो 1 होता है, और ये भी 45 है टोटल, तो इसके सामने 1 होना चाहिए। अगर इस 45 के सामने √3 है, √3 गुना, तो क्या टोटल भी √3 हो जाएगा? √3, टोटल √3 है, और ये 1 है, तो √3 में से 1 घटा दूंगा तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगी? यानी √3 में से 1 घटा दूंगा तो उसका मान मुझे 4 मिल जाएगा। मुझे चाहिए क्या? वृक्ष की ऊंचाई, √3 का मान चाहिए। 4/√3 माइनस 1 इंटू √3 का मान चाहिए। परिमेयकरण कर दो भाई। भाई इसने ऑप्शन नहीं दे रखा ना ये, तो √3 + 1। आप लोगों पर परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो भी संख्या होती है उसका अपोजिट चिन्ह ऊपर नीचे ले लेते हैं। √3 माइनस √3 और √3 + 1। एक बात बताओ, a² - b² का फॉर्मूला पता है ना? a + b और a - b, यही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 में से 1 गया तो 2, 4 √3 और √3 + 1। 2 से ये 2 बार गया, 2 √3, ये रहा 2 √3 इंटू √3 + 1। मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। सेबी द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए लॉन्च किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? बताओ भाई। मुझे नहीं पता यार इसका नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो अभी बता दूंगा, वैसे भी मॉक खत्म होने के बाद। निम्नलिखित सोडियम यौगिकों में किसका उपयोग कठोर जल को नरम करने के लिए, तो किसका किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। स्थायी जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है स्थायी जल की कठोरता दूर करने के लिए। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताओ। Na2CO3 + 10H2O। 8 प्लस नहीं यार, इंटू आता है, इंटू। ये फॉर्मूला होता है 10H2, बस।
ये क्या करता है, जल की कठोरता दूर करता है। और नरम कौन करता है, Na2CO3 इनके सोडियम कार्बोनेट। किसी एक डीएनए में एक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अरे इजी सवाल, क्या कहा जाएगा भाई, अनुलेखन। इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए के बारे में मैंने कल के या परसों के मॉक में बताया था, पिछले मॉक में। 32वां कौन सा छूट गया या छोड़ दिया, ओके सॉरी। 240 से 240 ठीक है, 120, 40 और 10। अगर इसमें एक का भाग दूंगा तो 240 में एक का भाग दूंगा 240 मिलेगा, 240 में दो का भाग दूंगा तो 120 मिलेगा, 120 में भाग 3 का दूंगा तो 40 मिलेगा, और 40 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। 10 में मुझे क्या किसका भाग देना पड़ेगा आगे, 5 का, तो 5 का भाग दूंगा तो 2 मिलेगा। सी। नेक्स्ट, जब हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके परिणाम में घट जाता है। अभी मैंने 2 या 3 मॉक पहले आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो क्या घट जाता है बताओ, परमाणु त्रिज्या। बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं। देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैं रिवीजन जरूर करवाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक मॉक में बता दिया तो सभी मॉकों में उसके बारे में बार बार वही चीज बताऊं। अगर वही चीज बताऊंगा तो मैं बाकी क्वेश्चन कब सॉल्व करूंगा। तो जो सारे मॉक फॉलो करेंगे उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है ये चीज। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ की ओर ऊपर उठते हैं। इनकी गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं, उनके स्थान पर ठंडे और अधिक सघन पदार्थ ले लिए जाते हैं। बताओ कौन सी प्रक्रिया है, सबको पता है, बिल्कुल इजी सवाल है भाई, गलत नहीं होगा ना ये तो। समवन, कौन सी प्रक्रिया है, समवन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी देख लो भाई, कन्वेक्शन। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है भाई, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आता है ये ऐसा क्वेश्चन। आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, दिए गए आलेख के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात उसके आयात से अधिक था। ओके, ये क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट का रेशो दे रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशो। नो को क्या लिख सकता हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। 9 को मैं 9/10 लिख सकता हूँ, तो 9/10 हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, 12/10। 7 को 7/10, 24, 10, 35, 10, 24, 10। क्या ये बात समझ में आ गई। ये 2010 में है, ये 2011 में है, ये 2012 में है, 2012, 2013 में है, 2014 में है, क्या कर रहा हूँ, 2015 में है। क्या ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। ये एक्सपोर्ट का रेशो, इंपोर्ट का रेशो। भाई 0.9 को क्या लिखा जा सकता है, 9/10। ये रेशो दे रखा है। या कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात उसके आयात से अधिक है, कितने वर्षों में बताओ। यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा है बिल्कुल, यहाँ कम है नहीं, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो 4 वर्षों में, 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 24, 58, 125, 247, एक किसके 24 क्यूब, ऐसा तो नहीं होगा। 27 से तो -3 करूंगा तो फिर 64 से -4 करना पड़ेगा ना, तो वो तो 58 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मुझे डिफरेंस ज्ञात करता हूँ। इनके भी डिफरेंस कितना है, 23, 34, ये कितना 42 और 67। इनके भी डिफरेंस कितना है, 122। इनके भी डिफरेंस कितना है, 199। ओके, ये 11 डिफरेंस हो गया, ये 33 डिफरेंस हो गया, ये कितना डिफरेंस हो गया, 55, और ये कितना डिफरेंस हो गया, एक मिनट एक मिनट, 199 है ना यहाँ पे, तो ये 77 हो गया, 77। 11 × 1, 11, 11 × 3, 33, 11 × 5, 11 × 7, तो 11 × 9 होना चाहिए, 11 × 9, 99 जुड़ना चाहिए।
तो ये कितना हो जाएगा 298, 298, 446,298 कितना होगा 4, 13, 1, 14, 6, 1, 7, 744 है कहीं पे, हटाओ इनको, देखो 744 है, ये रहा सी। उम्मीद करता हूँ एक बेहतरीन लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दुकानदार 60 रुपए प्रति केजी और 80 रुपए प्रति केजी और 120 रुपए प्रति केजी की चाय की 3 किस्मों को क्रमशः 5, 8 और 7 के अनुपात में मिलाता है। मैं मान लेता हूं कि 60 केजी के हिसाब से 5 चीजें लाया और 80 के हिसाब से 8 लाया और 120 के हिसाब से 7 लाया। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए चाय के मिश्रण को कितना। अब देखो एक बार बताओ, ये 300 हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा, ये कितना हो 840, जोड़ दो फटाफट, 900, 1700, 1780 जुड़ गया भाई। 1780 मेरा क्या हो गया, सीपी आ गया, सीपी। लेकिन इसको मुझे 25% लाभ पर बेचना है, इनकी इसको 1/4 लिखूंगा तो 1/4 लिखूंगा ना, तो 5/4 पर मुझे बेचना है। तो कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे कर लो, अगर नहीं भी करना चाहो तो रहने दो, क्योंकि एक काम करो, इसको जोड़ लो पहले। कितना कितना किलो चावल है, 5, 8, 13 और 20, तो इसमें सीधा 20 का भाग दे दो ना यहीं से, 2 से। ये कितनी बार जाएगा, 89, 89 इंटू 5, 445, 445 में 4 का भाग दोगे तो 1, 1, 1, 2, 5, 111.25 है कहीं पे, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त पतन के दौरान किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र होता है, बताओ। ये द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है भाई, किससे, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है मुक्त पतन के दौरान। लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है, बताओ। बताओ भाई, 42वां क्वेश्चन, ये होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। नहीं, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ी होता है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट का लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू करता है, कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं बाद में, गलत होगा तो। रशीस 5,000 रुपए का निवेश 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए करता है। ओके, प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज पर वो 20% की दर से आयकर काटा जाता है। ओके, तो 30 वर्ष के अंत में कुल ब्याज। देखो चक्रवर्ती ब्याज कैसे लगता है, यानी कि कोई भी राशि है उस पर पहले वर्ष का ब्याज। अब एक वो बताओ, पहले वर्ष पर मूलधन अगर 100 था, दो अब और ब्याज दर 5 थी तो 105 हो गया। लेकिन अगले वर्ष के लिए ब्याज अब मूलधन 100, सॉरी 100 नहीं रहेगा, 105 हो जाएगा। उसी सिद्धांत पर एक कार्य करता है। मैं क्या कहता हूं कि फर्स्ट ईयर क्या किया, ये क्वेश्चन पहले समझाया मैंने, आया था अभी 1-2 दिन मॉक में, तो शायद सेक्शन कंट्रोल या किसी मॉक में आया था। फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपए पर 5% ब्याज लगाऊंगा मान लो, तो कितना हो गया भाई, 10% 500, तो 5% 250। मैं हर तो कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा कैलकुलेशन करूंगा भाई। 5,000 का 10% 500, तो 5% 250। अब ये क्या बोल रहा है, 250 पर 20% में टैक्स काट लूंगा, आयकर काट लूंगा, तो 250 का 20%, 250 का 10% 25 होता है, तो 20% 50 हो जाएगा, 50। यानी कि मैंने पहले साल ब्याज कितना दिया, 200 रुपये। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अगर मेरे पहले साल ब्याज 200 रुपये हुआ, तो सेकंड साल के लिए मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन 5,000 तो पहले ही था और 200 रुपये ब्याज, यानी कि 5200 रुपये। क्या बात सबको समझ में आ गई, सर समझ में आ गई। अब दूसरे वर्ष के लिए 5200 रुपये पे 5% ब्याज लगेगा, तो 5200 का 5%, 10% 520, तो 5% 260 रुपये। क्या बात भी सबको समझ में आ गई।
260 का 20% में टैक्स काटूंगा तो कितना हो जाएगा 52। तो मेरा क्या तीसरे वर्ष क्या 208 रुपये मेरा ब्याज नहीं बन गया 208 रुपये। अब दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष के लिए मेरा मूल थर्ड ईयर के लिए मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन 5200 प्लस 208 यानी कि कितना हो गया भाई 5408। अब एक यहां से आप लोगों ने एक चीज देखी, 5408 का 5% कितना होता है। देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है, देखो 20, ये 100 का डिफरेंस, फिर 100 का डिफरेंस। अब एक चीज, अगर मैं 5400 का 5% निकालूंगा तो क्या 270 नहीं आ जाएगा, 270 बिल्कुल सर। अगर 270 पे मैं 20 रुपए 20% काटूंगा तो क्या 54 नहीं आ जाएगा, इनके 216 में यहाँ पे दे दिया। मैं पॉइंट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन काफी दूर दूर है, मैंने इसको 5408 को सिर्फ 5400 मान लिया तो इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखना यानी कि इससे जो भी आएगा थोड़ा सा पॉइंटों में ज्यादा आएगा। मैंने पहले साल 200 रुपये ब्याज दिया, दूसरे साल 208 दिया, तीसरे साल 216 दिया, तीनों सालों का मिला के कितना हो गया 200 और 208 408 और 216 इनकी 624। 624 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा पॉइंटों में, 624 वाला मेरा आंसर हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, अप्रोक्सीमेशन करके मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है, बताओ किस कारण से होता है। पता है ना आप लोगों को किस कारण से होता है, क्योंकि चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल होता है। किसका, चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल होता है, इस वजह से व्यक्ति का पृथ्वी और चंद्रमा पर भार भिन्न भिन्न होता है। कितना होता है चलो बताओ, पृथ्वी पर अगर 6 होगा तो चंद्रमा पर कितना होगा 1, इनके 1/6 होता है। सभी तोते पक्षी हैं, ये क्या बोल रहा है कि सभी तोते हैं ना, पक्षी है तोते। कुछ पक्षी है ना, तितलियां, तितलियां तितलियां वो जो उड़ जाती है। सभी तितलियां तोते हैं, सभी तितलियां तोते कहाँ है भाई, कुछ तोते तितलियां है, कुछ तोते तितलियां भी नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया भाई। भाई इसने कुछ के बारे में हमें दे ही नहीं रखा तो बात खत्म। तो ना तो ये अनुसरण करेगा ना ही ये अनुसरण करेगा। चतुर्भुज ABCD, यानी कि मैंने क्या माना, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज, उनके अंदर ABCD एक चतुर्भुज हो गया, उनके अंदर क्या है, एक वर्त है, वर्त। अरे यार ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रहने दो रहने दो, अपने हिसाब से बना लेते, ऐसे बना भाई, देखो देखो चतुर्भुज सही नहीं बना, ठीक है। AB 8 है, BC 7 है और CD 6 है, और ये ज्ञात करना है मुझे, X ज्ञात करना है। आप लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है, चक्रीय चतुर्भुज, तो इसमें क्या है ना, इसका मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है AB प्लस CD बराबर, इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, इधर की अगल बगल की साइड बराबर, इनकी AD प्लस BC। ये ऐसा अगर चित्र बन जाए तब की बात कर रहा हूं मैं। AB कितना है 8, CD कितना है 6, AD कितना है X, BC कितना है 7, तो X बराबर कितना आ जाएगा 7। खत्म, बिल्कुल इजी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पत्तियों में निम्नलिखित में से किस गुण अणु की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को की परिघटना को इंगित करती है, बताओ। सबको पता है कौन सी घटना होती है, स्टार्च वाली घटना, जो पत्तियों में जो अणु की उपस्थिति होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की घटना को, कौन सी, स्टार्च वाली। जो स्टार्च का अणु होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, घटना को, ठीक है। यदि उपयुक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद कौन सा होगा। पहली बात समझो, पहले तो इस लाइन को भूल जाओ, यहां से यहां तक को तो मैं बाद में देखूंगा। इसने क्या बोला है कि दाएं से 18वां, दाएं से 18वां ये होगा 18वां, पद के दाएं 15वां, इस पद के दाएं 15वां, इनकी 15वां, इधर वापस आना पड़ेगा 15वां। तो मैं क्या बोल सकता हूं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बात बताऊं, अगर मैं अगर मैं 18 में से 15 घटा दूं तो क्या मुझे तीसरा पद नहीं मिल जाएगा? तीसरा पद, इसने कुछ नहीं किया, इसने दाएं से तीसरा पद पूछा है। इस लाइन का मतलब यही हो गया। अब ये बोल रहा है पहले पद को उल्टा कर दिया जाए। अब पहले जो भी ये उपरोक्त श्रृंखला है, पहले पद को उल्टा करो। मान लो कि ये यहां से उल्टा कर दिया मैंने, तो मुझे दाएं से तीसरा अक्षर चाहिए। मुझे तो क्यों चाहिए? मैं अब पहले पद में कुछ भी करूं, उल्टा करूं, पुल्टा करूं, सीधा करूं, कुछ भी करूं, मुझे तो दूसरे पद से मतलब, इधर वाले दाएं से मतलब है। दाएं में तो उसने कुछ कर ही नहीं रखा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए किसी विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में हाल के दिनों में कमी आई है जो कंपनी के लिए चिंता का विषय। ये कथन है, किसी व्यक्ति ने कथन दिया कि कोई भी कंपनी है, उसके विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में हाल के दिनों में कमी आई है जो कंपनी के लिए चिंता का विषय। बिल्कुल चिंता का विषय होगा। कंपनी को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि किस वजह से कमी आई है, क्या रीजन रहे हैं, ताकि उनको सुधारा जा सके। ये कार्रवाई हो सकती है। वांछित गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद की कीमत कम की जानी चाहिए। अगर कोई भी गुणवत्ता, देखो कोई भी कंपटीशन कैसे कम किया जाता है कि आपकी मतलब जो क्वालिटी है सेम रख दो, और जो बाकी मुकाबले, बाकी अगर 10 रुपए का बेच रहे हो तो उसको आप 9 रुपए का बेचने लग जाओ, तो आपकी जो जो ये समस्या आई है ना, कब बिक्री कम हो रही है, तो ये बढ़ जाएगी। तो मेरे लिए दोनों सही हो जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, एक कार का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में 15 और 20% कम हो जाता है, तो 2 वर्षों के बाद कमी बताओ। 100 में से पहले वर्ष 15 कम हुआ, दूसरे वर्ष 1/5 लिख सकता हूं, तो 4/20 हुआ, 4/5 हुआ, 17/20 है ना ये 20, तो 20 से ये कितनी बार गया? 5 बार। ये 5 है ना, 5 से 5 तो 17 चौक 68, यानी कि इन दोनों का देने के बाद 68 रुपए में बेचे गए, तो कितने की छूट मिली? 32 रुपए की। खत्म। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। 100 में से पहले 15% निकाल दो, कितना? 85%। 85% का 20% 17 होता है, 85 में 17 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 68। खत्म। स्टार्च नहीं लगाया था मैं भी यार, छोड़ा, कौन सा छूट गया। प्रीति, पी से पूर्व की ओर, पी से पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 18 चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 65 चलती है, वो यहाँ इधर 35 चल गई, 30 ठीक। वो फिर से बाएं मुड़ती और 86 चलती है, ओके 86 भी चल गई, फिर बाएं मुड़ती और 65 चलती है, ओके भाई कहाँ 65 65 चला रहा है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर 18 चलती है, वो अंतिम बार बाएं और मुड़ती और 30 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ गया वापस यहाँ आ गया, ये 18 चला, ये भी 18, तो इन दोनों के भी डिफरेंस कितने आ गए? 86 में से मैं 36 घटा दूंगा तो 60 आ जाएगा, 60, 86 में 36 घटाऊंगा तो 50, 50 और दक्षिण की ओर 50, दक्षिण की ओर, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, एक वस्तु नियत वेग के साथ उत्तर की ओर जाती है, तो वस्तु पर कार्यान्वित परिणामी बल क्या होगा? बताओ, क्या होगा? बताओ। शून्य। क्या होगा? शून्य। उत्तर की ओर जाने पर वस्तु का कार्यान्वित बल शून्य होता है, क्योंकि वेग में दिशा का कोई भी रोल नहीं होता है, यह बात ध्यान रखना, इसलिए शून्य होता है। एक्स का मान याद करो, 1296 को मैं 36 लिख सकता हूँ, क्या आप लोगों को सबको पता है? भाई 1296 का वर्गमूल कितना होता है? 36, यानी कि 1296 में 36 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसमें 36 घटा दूंगा 144 हो जाएगा। ये किसका? 12 का स्क्वायर होता है,
अब 2316 में से 12 घटा दूंगा 2304 आ जाएगा। 2304 किसका स्क्वायर होता है? 48 का। अगर मैं ये भाग 48 बच गया, 48। इधर में 11 में अगर ये किसका अगर मैं 587 में से 11 घटा दूंगा तो क्या 24 नहीं बच जाएगा? सॉरी 576 बच जाएगा। 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का। तो 24/48 को क्या लिखा जा सकता है? 48 को 1/2। 1/2 का मान 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मिनट रह गए यार, तो थोड़ा सा स्पीड करे क्या? रहने देते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। दो कक्षा एक ही देते हैं, एक ही देते हिंदी, पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। 20 छात्रों की एक कक्षा ने 85% का औसत ग्रेड प्राप्त किया, दूसरी कक्षा के 70% का ग्रेड पे। क्या दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों का औसत ग्रेड पे बताओ। भाई 20 छात्रों ने 85 का प्राप्त किया, तो एक तो कैलकुलेशन का सिंपल तरीका है कि 1700 20 इंटू 85 1700 प्लस 30 इंटू 2100 बराबर कितना हो गया? 3800 बटे 30 इंटू 50, तो ये कितना आ गया? 76। एक तो ये तरीका है 76% आंसर निकालने का। ये बिल्कुल आपका बेसिक तरीका होगा। मैं कहता हूँ बेसिक नहीं करना आप लोगों को, एग्जाम में कैसे करना। 20 और 30 दो, ये पहली कक्षा का है दूसरी कक्षा का है, क्या मैं इनका रेशो ले लूं? 2 और 3। एक ने 85 प्राप्त किए, एक ने 70 प्राप्त किए। अब यहां से भी वो सेम करो, ये मल्टीप्लाई करके बेसिक के तरीके से वो भी कर सकते हो। और एक और तरीका मैं आप लोगों को वो बताया था मैंने, सक्सेसिव वाला, मतलब थोड़ा सा है ना। 70 को 70 रख लो, ये ज्यादा कितना है? 15 ज्यादा है, तो 15 कितने विद्यार्थियों का ज्यादा? 2 का, तो सब में बांट दो, केक कटेगा तो सब में बटेगा 3 बार। तो मेरा कितना आ गया? 76। यहां से भी 76 आ गया। भाई वेटेज एवरेज का और बेसिक तरीका सेम है, लेकिन वेटेज एवरेज से आपको रेशो लेके ऐसे पास्ट हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ तो आप लोग कर लोगे आसानी से क्योंकि संख्याएं आसान है, लेकिन जहां संख्याएं मुश्किल होती है ना, वहां वेटेज एवरेज बहुत काम आता है। अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है ब्लूबर्ड सैटेलाइट। किसको? ब्लूबर्ड सैटेलाइट को। 4 मिनट है तो फटाफट जितने क्वेश्चन हो उतने निपटा दो। 7 वे की ABCDEFG उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर, डी के बाएं, डी सबसे दाएं है, तो अब बाकी 3 लोग इधर ही बैठेंगे। ओके। ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो एफ इधर बैठ नहीं सकता, एफ इधर बैठेगा। ए यहाँ रख दो, इसको हटा दो, ठीक है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो बी यहाँ आ जाएगा। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी यहाँ आएगा। भाई इन दोनों के बीच तभी तो एक व्यक्ति बैठेगा। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहाँ नहीं है, तो जी यहाँ होगा। तो बी और ए के बीच कौन बैठा है? कौन बच गया? ई बच गया, ई। 56 का मेरा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताओ। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा। मैं इस क्वेश्चन का मुझे आंसर पता है। ये लोग कहाँ है धुआंधार? नर्मदा नदी पर, एमपी में। लेकिन 57वें क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको चारों नदियों के बारे में, ठीक है। अभी तो मैं करवा देता हूँ। किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? 100 का 100 ही रहेगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कोई कुछ भी हो, तो चंद्रमा पर भी वस्तु का सेम रहेगा। लेकिन ये मनुष्य जहां आ जाता है ना, वहां मनुष्य में घट जाता है, ये इसका 1/6 हो जाता है। अभी बताया ना मैंने पहले पहले वाले क्वेश्चन में कि मनुष्य का चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी, एक काम करता हूं मैं पहले, चलो कर ही देते हैं। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए। नेहा दायचोर से 18वें स्थान पर है, ये बायचोर से 20वें स्थान पर है। एक बार बताओ, अगर ये 20वें स्थान पर होगी तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 8 और 20 28 हो जाएंगे, जबकि इसने विद्यार्थी 24 ही दे रखे। तो इनकी नेहा कहीं ना कहीं, यहाँ नेहा बैठी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर क्रॉस करके इधर आएगा। 20वें स्थान पर कौन बैठा होगा? अभिषेक। एक बार बताओ,
अब कितना हो गया भाई, इधर लोग कितने हो गए, 20 लोग हो गए, यानी कि 18 लोग इधर हो गए, सॉरी 19 लोग इधर हो गए, इधर लोग कितने हो गए, 7। 19 और 7 कितना होता है, 26 लोग हो गए। ये दो लोग ज्यादा किसकी वजह से हुए, क्योंकि इन दोनों के बीच दो लोग बैठे, दो लोग। एक तो ये तरीका हो गया, बाकी एक एक तरीका और बता दो आपको, इसका फॉर्मूला भी होता है, दोनों का जोड़ दो पहले, दोनों को जोड़ दो, दोनों का डिस्टेंस, मतलब अगर क्रॉस कर जाए ना ये, तो क्या करो, 8 प्लस 20 ऐसे जोड़ दो दोनों की प्लेस वैल्यू, उसमें से टोटल माइनस कर दो 24, फिर क्या करो, फिर -2 कर दो। ऐसा इसका फॉर्मूला भी होता है। तो 28 में से 24 गया, 4 बच गया, 4 में से 2 घटा दो, तो यहाँ से भी 2 आंसर आ जाएगा। मैंने बेसिक भी बता दिया आपको, फॉर्मूले से जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया द्वारा नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो ये किया गया संचार साथी ऐप। कौन सा संचार साथी ऐप, अभी चर्चा में था ना थोड़े दिन पहले। त्योहार के मौसम में एक थोक विक्रेता ने व्यापार ने घोषणा की कि 4 शर्ट खरीदे और एक मुफ्त पाए। एक बार बताओ, मैंने कल ही बताया, 4 शर्ट खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी कि टोटल कितनी खरीद रहा है, 5, और एक मुफ्त में खरीद रहा है, तो कितना प्रतिशत का छूट हो गई, 20% की, 20% खत्म। भाई छूट ऐसे ही तो होती है। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणु से बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चलो छोड़ो अभी तो, अब ये क्वेश्चन आपका टाइम खत्म हो गया। ओके, 58 नंबर आए हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 99.57% आए हैं ये, जो भी आए चलो उसको छोड़ो। अब ये जो गलत हुए और जो गलत हुए उनको कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए भाई, ओके, बिहुला गलत हो गया एक, और ये गलत हो गया, ओके, 2 गलत हो गए, जीके के 2 गलत हुए हैं। तो जो गलत हुए और जो नहीं किए, और एक आपका वो क्वेश्चन था 56वां 57वां, कैसे कौन सा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है, किसमें, शायद ये फिर बिहार में होगा, बिहार में है बिहुला उत्सव महोत्सव, ठीक है। 21वां, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों का परस्पर मिलना क्या कहलाता है, विखंडन नहीं, अरे यार ये शायद विसरण ही कहलाता है, मैंने गलत कर दिया था इसको, विसरण ही कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण। विखंडन तो मिलना थोड़ी हो गया, मेरी भी बुद्धि कहाँ चली गई थी यार। एक क्वेश्चन था ना आप लोगों का यार, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट रुको, करेक्ट में ढूंढने दो, पहले फिल्टर हटा देता हूँ मैं। 56वां या 57वां कौन सा क्वेश्चन था वो, 57वां, 56वां या 57वां था शायद, नहीं 57वां होगा फिर, हाँ ये क्वेश्चन था, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, नर्मदा नदी था। तो नर्मदा नदी के बारे में चलो पहले आप लोगों को नर्मदा नदी के बारे में ही बता देता हूँ। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम अमरकंटक के पठार, अमरकंटक की पठार के पहाड़ियों से, अमरकंटक पठार से, एमपी से। ये अभी तो बताया मैंने कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर एमपी में है, ठीक है, ये बात भी समझ, ये कहाँ पे, एमपी में, ठीक है। इसे इसे क्या बोला जाता है, एमपी प्लस गुजरात की जीवन रेखा बोला जाता है, की जीवन रेखा। बिल्कुल सर, हमें ये बात भी समझ में आ गई। ये क्या है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, किसमें गिरती है, अरब सागर में। तो ये आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी ऊपर की नॉलेज मैंने दे दी जितनी मुझे याद थी। अब एक और नदी है जो अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर बहती है, ये भी अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर ही बहती है, ओके ठीक है, मैंने ये बात भी मान ली, पश्चिम की ओर बहती है। इसका, चलो इसका बताओ, इसका ये कहाँ से निकलती है, ये एमपी से निकलती है, ये भी एमपी से निकलती है,
इसका उद्गम एमपी में है, ठीक है। यानी कि दोनों। अब सर गोदावरी के बारे में बता दो, इतना ही बता दिया तो गोदावरी के बारे में बता दो। गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर, त्रिमकेश्वर, ऐसा केश्वर होता है ना, केश्वर, ओके, त्रिमकेश्वर से निकलती है, ठीक है। ये इसको इसको क्या बोला जाता है? इसको इसका एक और नाम है, क्या है? दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई सर, दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी गंगा के बाद, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, नदी है, ठीक है सर, ये बात भी हमें याद थी। गोदावरी सर आपने बता दिया कि तापी और नर्मदा अरब सागर की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। तो सर ये गोदावरी कहाँ गिरती है? गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सर कृष्णा भी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने कि हाँ बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा भी गिरती है। सर ये किस दिशा की ओर बहती है? तो सर ये गोदावरी और कृष्णा दोनों किस दिशा की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर। इनकी पूर्वी ओर की, पूर्व की ओर नदियां हैं। अब सर कृष्णा नदी, चलो इनके बारे में सब कुछ हो गया। कृष्णा नदी के बारे में भी एक और चीज बता दो, ये कहाँ से निकलती है? ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो क्या आप लोगों को ऊपर ऊपर की सारी चीजें इन लोगों की, वैसे इन क्वेश्चनों, इन नदियों से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चीजें हो गई। अब लगा दो जो नहीं आई थी क्वेश्चन, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन जो बच गए थे ना, गलत वाले कर लिए, अनअटेम्प्ट, ओके, जो अनअटेम्प्ट रह गए। सेबी द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए लॉन्च किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम, ये तो नहीं पता यार, अभी मैंने बताया। बॉन्ड सेंट्रल, 2% लोगों ने आंसर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी नहीं पता। सिएटल में, सिएटल में किया गया भाई। 64वां क्वेश्चन। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल। शेष जनसंख्या में 20% लोग दस्तक के कारण पलायन कर गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो कोरोना महामारी से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? अब समझो, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सब लोगों को पता है। अगर वर्तमान में 4655 है, ये 20% लोग पलायन कर जाने के बाद है, यानी कि मेरे पास कितने लोग रहे होंगे पहले? 1/4 लिख सकता, 1/5 लिख सकता हूँ 20% को। तो यानी कि मेरे पास टोटल 5 लोग रहे होंगे, उसमें से प्लाइन एक कर गया तो मेरे पास 4, इनकी 4 की वैल्यू 4655 है, तो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। ये तो इसकी शेष जनसंख्या आ गई। शेष जनसंख्या से पहले 5% लोगों की मृत्यु भी होगी, तो 5% को 19 लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ। यानी कि अगर 20 में से 20 टोटल था, 19 एक की मृत्यु हो गई तो 19 बच गया, ये 19 का मान आ गया और मुझे 20 का मान चाहिए। खत्म। 4 से 5 बार गया, 19 से ये 19 2 38, 8 5 इनकी 4 बार, 9 5 इनकी 5 बार, 245 इंटू 25, 245 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 25 5 125, 12 100 11 50 से 11 61, 61 25 मेरा आंसर आ गया। सर ये तो बिल्कुल आपका शोध तरीका हो गया, जो हमें काफी पसंद आया सक्सेसिव से। सर इसके अलावा और कुछ पास्ट सोच सकता हूं मैं? सर बिल्कुल सोच सकते हो। कैसे माना कि कोई भी गांव की जनसंख्या 100% थी, ठीक है, 5% की मृत्यु हो गई तो मेरे पास 95% बच गई। अब ये क्या बोल रहा है? 95% में 20% लोग पलायन कर गए तो मेरे पास कितनी बच गई? 20% कर गए तो कितनी बच गई? चलिए 80%। भाई 95 का 20% और ले कितना होगा? 9.5 10%, तो 19% कितना हो जाएगा?
19%, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो 19% प्लान कर गए तो मेरे पास 76%, 76% का मान 46, 55 तो 100% का मान चाहिए। 46, 55 अपॉन 76 इंटू 100, ऐसे भी कर लेना, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। 18 5 से 65 कैसे बनाया जा सकता है, सोचो। 18 पंजो 90 होता है, 90 से 25 कम किया, ठीक है। 14 एक 18 पंजो 90 होता है, 90 में से 5 का स्क्वायर कम कर दिया तो 65 आ गया। लेकिन 42 होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 42 में से अगर 9 कम करूंगा 33 आएगा, तो यानी कि ये लॉजिक भी फेल हो गया। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 का स्क्वायर कर दूं, क्या मेरे पास 61 आ गया? बिल्कुल आ गया। यानी कि इसने क्या किया, पहली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस किया है। पहली संख्या को 5 से गुणा करो, 110 आएगा, 110 में से 196 जाएगा तो प्लस में आएगा, नहीं, खत्म ये ऑप्शन। 24 × 5 120 होगा, 120 में 16 का स्क्वायर करो, माइनस कम करोगे तो 90 नहीं आएगा, वो माइनस में चला जाएगा। 23 × 5 कितना होगा? 23 × 5 115 में से 361 करोगे, माइनस, खत्म। अब मेरे पास एक ही बच गया, 25 × 5 125, 11 का स्क्वायर 121, तो कितना आ गया? 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5। दो संख्याओं का योग 60 है और एचसीएफ और एलसीएम 5 और 75 है। इनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। मैंने माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। इनकी ए बटे व्युत्क्रम ऐसे लिख सकते हैं 1/b। तो क्या मैं ए बी कॉमन एलसीएम ले लूं, ए प्लस बी ले लूं, इनकी इसका टोटल मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। ए प्लस बी का मान तो अपने को दे रखा है साफ साफ, कितना? 60। अब मुझे ए इंटू बी का मान चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या ये बात सबको समझ, फॉर्मूला है, सबको पता है बिल्कुल। तो 5 इंटू 175 बराबर ए बी का मान आ जाएगा, ए बी का मान। तो इसका मान यहाँ 5 इंटू 175 लिख दो, 5 से 12 बार गया तो 12 अपॉन 175, मेरा आंसर आ गया, ये रहा। बिल्कुल इजी सवाल। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 35% मत पाने वाले उम्मीदवार 15,900 मतों से हार गया। हार नहीं, अगर माना मेरे पास 100% मत थे, 35% मेरे को मिले, मैं फिर भी कितने वोटों से हार गया भाई? 15,900 वोटों से। क्यों हार गया? क्योंकि मेरे को 35% मिले, तो ये 65% किसी और को मिले होंगे। यानी कि मैं अगर परसेंटेज में हारता तो मैं 30% से हार जाता, लेकिन ये कह रहा है 30% से नहीं हारे सर आप, हमने आपका मार्जिन बढ़ा दिया, हमने वोट के आधार पर बताया है। तो कितनी बार? 1% का मान 530, तो 100% का मान ज्ञात कर दो, 53,000, खत्म। नेक्स्ट, मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? अभी मैंने जनसंख्या वाला क्वेश्चन बताया, आप खुद से ट्राई करना है इसको, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, खुद से भी समझने की कोशिश करना, सेम वैसा ही है। दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, इसको 3/20 लिख सकते हैं। यानी कि मेरे पास वृद्धि हुई है तो 23 हो गई होगी, पहले मेरे पास 20 थी, मुझे 20 का मान चाहिए थी। अगर ये दूसरे वर्ष उल्टा जा रहा हूं तो पहले वर्ष में कितने 12% की वृद्धि, इसको 3/25 लिख सकता हूं, तो ये 28 का मान हो गया और मुझे 25 का मान चाहिए। ओके सर, ये 20 4 से 5 बार, 4 से 7 बार, 7 से कितनी बार भाई?
7 एकम 5 6 5 और 8 यानी कि 8 2 4 23 से कितनी बार जाएगा भाई? 7 बार। 700 700 इंटू 125 125 इंटू 700 00 7 पंजे 35 3 7 और 1 8 875 है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। 87,500 कैसे आ गया यार? रुक जाओ, 28 से ये 7, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 4 से 5 बार गया, 4 से 7 बार गया, 7 एकम 7 5 और 8 एक सौ तो ठीक है, 400 ठीक है। 23 38 7 और 8 बार, 800 बार जाएगा ना यार, 8 बार जाता है मेरी भी काम, 8 बार जाएगा। तो 800 एक बार, 00 का 00 8 पंजो 40 4 8 2 16 जीरो भाई, 4 जोड़ा तो और 8 में 2 जोड़ा तो 10, यानी कि 1 लाख मेरा आंसर हो जाएगा। 1 लाख। क्या समझ में आ गया सब लोगों को? बिल्कुल सही। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मैंने कैसे भाई, 100 कोई वस्तु थी, उसमें 12% की वृद्धि हो गई, कितनी? 112 हो गई। और फिर दूसरे वर्ष में कितनी हो गई? 15% की। तो इसका 23/20, इसका मान कितना है? 1,28,800। तो मुझे 100 का मान चाहिए, बस। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहो तो एक्स में ये 28/25 और इसमें ये 23/20, ऐसे भी कर सकते हो। इसका मान 1,000। 3 तरीके बता दिए भाई, घूम फिर के आंसर वही आना है, कैसे भी कर लो आप। लेकिन मेरा जो पहले का तरीका, फर्स्ट तरीका था, मेरे हिसाब से उसी से करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो यार मैं बहुत लेट तो नहीं कर रहा आप लोगों को? लंबा हो जा रहा है वीडियो। एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है जिसमें ए बी कितना दे रखा है? ए बी 12 दे रखा है। डी कितना दे रखा है भाई? 16 दे रखा है। सी डी कितना दे रखा है भाई? 12 दे रखा है। सी ए सी कितना? 4.5 दे रखा है। ये कह रहा है एडी और बी की लंबाई। एडी की लंबाई कितनी है? 12 और 4.5, यानी कि एडी की लंबाई कितनी है? 16.5। अब मुझे चाहिए कि बी की लंबाई चाहिए, बी की लंबाई। बी की लंबाई मैं कैसे निकालूंगा, समझना। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है कि जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा बराबर होता है। जीवा द्वारा परिधि पर कितने भी कोण बना दो बराबर होंगे। ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आप लोगों को पता है ना कि अगर दो दो लाइनें काटती है तो बराबर कोण होता है, ये भी x होगा। अगर ऐसा भी नहीं करो तो एक काम और कर सकते हो, ये भी जीवा है तो यहाँ ये y डिग्री होगा, ये भी y डिग्री होगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर अब देखोगे आप, समझना, त्रिभुज ए बी सी, वो त्रिभुज ए डी सी में दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो क्या सर्वांग सम नहीं होगा? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम। भाई ये कोण, ये दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर होगी। और ये तीसरा कोण भी चाहो तो आप बराबर कर सकते हो। अगर दो कोण बराबर हो गए किसी त्रिभुज के तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है सर, हमने मान लिया। सर्वांग सम से मुझे चाहिए क्या? मुझे ईसी चाहिए। ईसी कहां पे? ये ईसी ये रहा। तो मुझे एसी अपॉन ईसी निकला पड़ेगा, ईसी। और मान लो कौन सी भुजा दे रखी है मेरे को? y के सामने तो मैंने ये निकाली दी, तो y के सामने इसमें से क्या ले ली मैंने? एसी ले ली। एक मिनट रुको रुको, ऐसे मत करो, इसको समझो। चित्र छोटा बन गया, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा।
मैं क्या बोलता हूं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे ईसी चाहिए। ईसी किसके सामने है, वाई के सामने, तो वाई के सामने ईसी है, तो मैं वाई के सामने वाली एक चीज ले लूंगा, कौन सी, 4.5, बिल्कुल। अब बराबर। अब एक बात बताओ, एक्स के सामने 12 है और इधर एक्स के सामने कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ दो। वाई के, जेड के सामने एक तरफ 16 है, एक तरफ, अब इस वाले कोण में वाई के सामने कौन सा है, सॉरी जेड के सामने 16 है, 16 है, और इस वाले कोण में जेड के सामने कितना है, 12। इससे ईसी निकाल लो, ये 4 बार, ये 3 बार, 3 से 1.5 बार, तो ईसी कितना आ गया, ईसी बराबर 6 आ गया, 6। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर ईसी 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी ना भाई, जो भी वर्त है ना उसमें अगर ये ऐसे क्रॉस आ जाए तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू होता है, यानी कि देखो कर दोनों तरीके से सकते, ई सी इंटू सी बी बराबर डी सी इंटू ए सी, पूरा तरीका समझा रहा हूं भाई। तो ई सी तो अपने पास 6 आ गया, सी बी कितना हो जाएगा वो ज्ञात करना, डी सी कितना है 12 है, ए सी कितना है 4.5 है, 6 से ये कितनी बार गया, 2 बार, तो सी बी कितना आ गया, सी बी 9 आ गया, यानी कि ई बी कितना आ गया, ई बी 9 और 6 15 आ गया, तो 16.5 और 15 में कितना का अंतर आएगा, 1.5 का डिफरेंस आएगा। 2% लोगों ने सिर्फ इसका आंसर दिया, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तो आप 98% लोगों से ऊपर निकल जाओगे। बड़ा बेहतरीन सवाल, इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट जो एक साथ लगे हैं, तो आराम से इसको खुद से ट्राई करना और समझने का समझ में ना आए तो दोबारा फिर से समझना। जी 7 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 20 पे आता है, 26 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 16, ये 12, ये 18, ये 14, ये 10, ये 17, ये 23, -4 -4 -4 -4, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा नहीं है, +1 कट रखा है, ये उसका उल्टा, ये +6, ये +6, ये +6, ये +6, यानी कि यही गड़बड़ है। इसका 16 का उल्टा, यानी कि पी का उल्टा क्या होता है, के, पी के, तो के आना यानी कि 11 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, व्हील्स और कार का कोड चाहिए, व्हील्स और कार कहाँ है, ये कार और व्हील्स यहाँ पे है, ओके, व्हील्स यहाँ है, ओके, तो व्हील्स का कोड ढूंढ लो, इन दोनों में कॉमन ये व्हील्स है और यहाँ भी व्हील्स है, कॉमन क्या है भाई, @MU है, MU, तो MU वाला आंसर होगा, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, MU जिसमें भी MU होगा। अब कार का कोड क्या है, यहाँ भी कार है, यहाँ भी कार है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 7 नहीं, @ कॉमन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ओके, हैव भी है ना, तो हैव, @ तो ऑप्शन है ही नहीं, MU के साथ @ कहाँ है भाई, तो मेरा @ होगा नहीं। अब कौन सा बच गया, और कौन सा कॉमन हो, एस बच गया, एस होगा नहीं, हैशटैग, हैशटैग, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा सी, MS। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, सबको पता है, मेंडलिप ने किया था, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और भाग इसको बदल दिया जाता है, 13 भाग 29 +69 -17, 29 से 5 65 +679 -17, 17 गया 65 + 62, 65 + 62 127, इजी सवाल। इसको क्या है, बी कितने पे आता है, 2 पे, ये 25 पे, ये 9 पे, ये 11 पे, ये 16 पे, ये 18 पे, दिख गया होगा ना भाई, अब तो उल्टा है भाई, डी 4 23 11, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा है, तो ये भी उसका उल्टा होना चाहिए ना, ये गलत हो गया। तो मेरा आंसर, मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए भाई, सी, सी है खत्म।
एक और चीज देख सकते हो यहाँ पे आप, समझना कैसे भी देख सकते हो। एक और चीज, 2 + 9 + 7, 4 + 11 + 7, 17 में एक तक जाने के लिए कितना पड़ेगा, 9 10 जोड़ना पड़ेगा। जबकि इसमें फिर +7 हो रहा है, तो यहाँ से भी दो तरीके हो गए आप लोगों को, कैसे भी आप आगे भी चेक कर सकते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम में निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित और सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाता है? बताओ, प्रकाश के प्रकीर्णन, सीधा सवाल, छोड़ो। तो इसी के साथ आपके 75 के 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिवाइज करके, यानी कि पीछे करके दोबारा समझने का प्रयास करना। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लिख कर समझा दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।